Mr. Naidu. I think he got the blend wrong completely, but he did try. So I'm not saying that only a Congress party state has it. There are leaders who are in the opposition who do. Mr. Nitish, for example. I think the intention is there. वे ईमानदारी से मानते हैं कि गांधी परिवार से आने का उन्हें कुछ फायदा मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वे परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ सकते। It's undemocratic and it's a reality. And some journalists asked me the other day, and I could turn around and say, okay, you know what? My father is so and so, and my grandfather was so and so, and my great grandfather was so and so, and my grandmother was so and so. So I will have nothing to do with this. I could do that. From my perspective, that would change nothing. However, my position gives me certain advantages to be able to do things like the Punjab election, to be able to force that process. Just because I am the outcome of a system doesn't mean I can't change that system or try to change that system. The fact that the Indian political system tends to be related to who you know, who your brother is, who your sister is, and it's in every single party. In the BJP it exists, in the Congress it exists. This is a fact of life. That's the reflections of a closed system. Now, I want to change that thing. Now, if you consider that a crime, I disagree with you. And I consider it an honor and my duty to try and change the system of which I am a result. It's ironic, but that's the way it is. वो दिल से बोलते हैं। पारंपरिक नेताओं जैसी सियासी जुबान उन्हें पसंद नहीं। कई बार उनके बयान से उनकी पार्टी के नेता भी असमंजस में पड़ जाते हैं। देखिए, ये सिस्टेमिक इशू है, ठीक है? ये एक एजेंसी की इशू नहीं है, ये सिस्टेमिक इशू है। हर पार्टी जो पावर में होती है, हर अपने इंस्टीट्यूशंस पे दबाव डाल सकती है, रियलिटी है। But it's not to do with only one agency. It is a fact of life that in general, when the BJP government comes to Rajasthan, they push their people in institutions. When the Congress party comes to power, they push their people. So it is a reality of Indian politics. राहुल गांधी मानते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ के गरीबों को इसका फायदा नहीं मिलता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले कहा कि अगर हिंदुस्तान में एक समस्या है, एक कमी है हिंदुस्तान में, तो वो ये है कि जितना पैसा दिल्ली की सरकार भेजती है, जितना पैसा गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, पहुंचता नहीं है। मेरे पिता कहा करते थे 100 पैसे में से 10-15 पैसे आप तक पहुंचते हैं। आज हम 100 पैसे नहीं भेजते हैं, आज हम 10 रुपए भेजते हैं, और तब भी वही 10-15 पैसे आप तक पहुंचते हैं। तो मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर एक समस्या है हिंदुस्तान के सामने, आज पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर एक समस्या है तो वो ये है कि वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता है। और जब मैंने ये कहा, विपक्षी दलों ने क्या कहा कि राहुल गांधी सपना देख रहा है, राहुल गांधी सपना देख रहा है। सबसे बड़ी समस्या है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उन्होंने जब गांव, गरीब, मजदूर और किसानों की बात की तो इसका काफी मजाक उड़ाया गया, लेकिन 2009 के चुनाव ने बता दिया कि ये मुद्दे कितने मायने रखते हैं। दो तरीके के हिंदुस्तान बनाना चाह रहे, एक हिंदुस्तान जो तेजी से आगे बढ़े, चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान, और दूसरा हिंदुस्तान किसानों का हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान, जिसको ये भूलना चाहते हैं। मजाक उड़ाते हैं मेरा, जब मैं आपके घरों में जाता हूं, जब मैं गांव में जाता हूं, मजदूरों के साथ बात करता हूं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं राहुल गांधी को क्या हो गया। मैं बताता हूं क्या हुआ है। मैं सोचता हूं कि अगर हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान की शक्ति है, तो वो गांव में है, वो किसानों में है, वो पिछड़े लोगों में है,
वो शहर के बाहर झुग्गी झोपड़ियों में है और इसको जगाना है। यहां से हिंदुस्तान की शक्ति बनती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में अपनी अटूट आस्था जाहिर की और जब जब विपक्ष ने मनमोहन सिंह की छवि पर सवाल उठाया, उन्होंने इसका करारा जवाब दिया। जहां भी मैं जाता हूं, मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते हैं, बेहतर लीडर है, बढ़िया प्रधानमंत्री है। बंबई में हमला हुआ, पाकिस्तान पे ऐसा दबाव डाला उन्होंने, बिना एक शब्द कहे पाकिस्तान पे ऐसा दबाव डाला कि पाकिस्तान ने पहली बार कहा, भैया ये लोग हमारे यहां से आए। कश्मीर में आज शांति है। और इनके नेता, बीजेपी के नेता, सीनियर नेता कहते हैं कि पंजाब की शान, शेर पंजाब कमजोर है। 38 साल का हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमा, बाहर भी काफी जगह घूमा। आज तक मुझे एक सिख नहीं मिला जो कमजोर है, जो डरता है, एक नहीं मिला मुझे। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमेशा अपनी चिंता जाहिर की। सरकारी योजनाओं का फायदा आम आदमी तक कैसे पहुंचे, ये हमेशा उनकी चिंताओं में रहा है। वे प्रशासन में बिचौलिया संस्कृति के खिलाफ हर मंच पर आवाज बुलंद करते हैं। We have millions and millions and millions and millions of rupees, and we are simply unable to deliver that money to the villager in the way we should be able to. And to me, that problem and democratization of political parties are fundamentally linked. So, the answer to your question is that I think in order to tackle this problem and improve this problem, the youth of this country need to think about politics in a new way. And they need to build an organization that looks different than all the organizations existing today. An organization that is democratic, an organization that is directly aimed at solving this problem, which is the biggest problem that we have. आतंकवाद के मुद्दे पर उनकी राय साफ है। वे मानते हैं कि आतंक के खिलाफ जंग जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि गरीबी से लड़ा जाए। I'm confident that this country can take on terrorism, defeat it, no problem. If we empower those people in the villages, we can sit back, relax, and they will destroy terrorism in 15 minutes. But we refuse to see this. We just hang around and have discussions that frankly are meaningless. Why isn't the point in this election? Why has nobody discussed the central problem in this country in this election? The Prime Minister discusses it. Congress President discusses it. That's what Aam Aadmi is about. Aam Aadmi is about, let's start respecting the common man in this country. And when we talk about respecting the common man in this country, the BJP starts talking about Swiss banks. It starts talking about terrorism. It starts talking about, stuff that is important. It's nowhere near the central problem in this country. So I would request the leaders of parties like the BJP to start asking this question. Because this is the central question. Every single young Indian is asking this question. There's no other question that they are asking. राहुल गांधी जानते हैं कि कब और कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जाए। आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। एक हाईजैक हुआ था जहाज इंडियन एयरलाइंस का, वो कांडाहार तक गया। सबसे पहले इन्होंने उसको पंजाब में रोकना था, अमृतसर में रोकना था। तो अगर यहाँ के पुलिस वालों को इस्तेमाल किया होता वो रुक जाता, कहीं नहीं जाता। नहीं किया, जाने दिया। वहां गया, फिर उन्होंने अपने मंत्री को भेजा, जसवंत सिंह जी को स्पेशल जहाज पे भेजा, बड़े जहाज पे। वो वहां गए, उन्होंने हाथ जोड़ा आतंकवादियों के सामने और कहा
भैया आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आपने हिंदुस्तानियों को मारा, आपने हिंदुस्तानियों को मारा, आप क्या चाहते हैं हमसे? और आतंकवादियों ने कहा देखिए हमारे एक आदमी है जेल में, मसूद अजहर, वो हिंदुस्तानियों को मारना चाहता है, उसको आप छोड़िए। हाथ जोड़ा उन्होंने और कहा आप कहते हो तो हम काट डालते हैं। स्पेशल जहाज पे उसको भी भेजा, मसूद अजहर को। उसने जाके किया पार्लियामेंट का अटैक। पार्लियामेंट में 7 लोगों ने बचाया हमें, 7 सिपाहियों ने बचाया, उसमें महिलाएं भी थी, मर गई वो। हर साल मैं जाता हूं वहां पे, लाइन लगी रहती है एनडीए के नेताओं के, हाथ जोड़ते हैं इनके सामने, फोटो के सामने हाथ जोड़ते हैं, मगर ये सवाल नहीं पूछते कि ये मरे क्यों 7, ये 7 लोग मरे क्यों, ये नहीं पूछेंगे। मैं बताता हूं क्यों मरे। इसलिए मरे क्योंकि उनको छोड़ा गया, मसूद अजहर को छोड़ा, इसलिए वो 7 लोग मरे। हमने पूछा भैया ये आपने क्या किया, आप गृह मंत्री थे इस देश के, ये क्या कर दिया आपने? ये मसूद अजहर हिंदुस्तानियों को मारना चाहता था, इसको जेल में बंद करा था कांग्रेस पार्टी ने, इसको आपने कैसे छोड़ दिया? मजबूत नेता, उन्होंने कहा भैया हमें तो मालूम ही नहीं था कि जसवंत सिंह जी जा रहे थे, आप कैबिनेट में थे, आप होम मिनिस्ट्री थे, होम मिनिस्ट्री चला रहे थे, और आपको मालूम नहीं था कि जसवंत सिंह जहाज में जा रहे हैं, स्पेशल जहाज में। ठीक है, शायद आपको बताया नहीं गया। तो फिर हमने पूछा ये आतंकवादियों के बारे में बताइए, ये मसूद अजहर जो हिंदुस्तानियों को मारना चाहता था और उसने कहा कि मैं हिंदुस्तानियों को मारूंगा, इसको आपने क्यों छोड़ा? तो मजबूत नेता, बीजेपी के मजबूत नेता ने कहा पहले कहा ये पुरानी बात है, इसके बारे में जो मैंने कहना था कह दिया। फिर हमने पूछा भैया ये बताइए क्यों छोड़ा इनको? कहा कि हमें नहीं मालूम था। फिर बताया, फिर पूछा क्यों छोड़ा? कहते हैं वो तो वाजपेयी जी ने छोड़ा, वो हमने नहीं छोड़ा, वो तो हमारे प्रधानमंत्री ने छोड़ा। और फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नेता कहते हैं। राहुल गांधी समाज के हर वर्ग और समुदाय के विकास के पक्षधर हैं। वे मानते हैं कि देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक यहाँ एक भी आदमी गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और क्षेत्र का क्यों न हो। हम कहते हैं अगर हिंदुस्तान में प्रगति होगी तो सबकी प्रगति होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, आदिवासी हो। हम कहते हैं आज प्रगति हो रही है, सबको फायदा मिलना चाहिए। वो कहते हैं प्रगति हो तो चुने लोगों के लिए हो, बड़े बड़े घरों में हो, अमीर लोगों की प्रगति हो, किसानों को छुपाना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, आप लोगों को भूलना चाहते हैं। हम कहते हैं प्रगति हुई है तो आपने की। हम कहते हैं आज हिंदुस्तान आगे जा रहा है तो किसान ने उसको आगे पहुंचाया, मजदूर ने इसको आगे पहुंचाया। 20 साल से यहां सरकार नहीं काम कर रही। बीजेपी की सरकार आई, राम का नाम लिया, एक मुसलमान हिंदुओं को लड़ाया, कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी आई, कुछ नहीं किया। बीएसपी आई, कुछ नहीं किया। बीएसपी और बीजेपी आई, कुछ नहीं किया। और आप लोग वहीं के वहीं हो। किसी ने आपको धर्म बेच दिया, किसी ने आपको जात बेच दी, मगर आप आगे नहीं बढ़े। यहां पे हमारे मुसलमान भाई 70 कमीशन रिपोर्ट मनमोहन सिंह जी ने क्लिक करवाई, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप दिलवाई, हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दी। एक मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री तक बना दी कि माइनॉरिटीज जो है उनकी मिनिस्ट्री होनी चाहिए। हम सबको लेके आगे चलते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से नहीं लड़ाएंगे। वे भविष्य के नेता हैं। उन्होंने जब परमाणु करार की वकालत की तो उनका मानना था कि ये भविष्य की ऊर्जा है और आने वाले वक्त में ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। जो आपका नेता है, जिसने इस देश को गर्व पहुंचाया है, जो इस देश के लिए लड़ते हैं, जिसने न्यूक्लियर डील साइन की है, जिससे लुधियाना का फायदा होगा, पंजाब के किसानों का फायदा होगा, बिजली मिलेगी, जिन्होंने कहा देखिए अगर मेरी सरकार जाए तो जाने दो,
ये हिंदुस्तान के लिए जरूरी काम है, मैं करके दिखाऊंगा। जो प्रधानमंत्री का पद छोड़ने वाले थे, तैयार थे, और आज वही लोग जो 2 साल से प्रधानमंत्री के पद की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे नेता के बारे में कि सरदार मनमोहन सिंह जी कमजोर हैं। मनमोहन सिंह है इनका नाम। सिंह का मतलब जानते हो आप लोग? उनकी पकड़ जनता के नब्ज पर बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी में पार्टी का प्रदर्शन है। ये राहुल गांधी का ही फैसला था कि पार्टी को यूपी में अकेले चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए। राहुल गांधी महात्मा गांधी के बताए गए आपसी भाईचारा और अहिंसा के सिद्धांत को आज के हालात में सबसे ज्यादा उपयोगी मानते हैं। राहुल ने इसके लिए दांडी तक की यात्रा भी की और लोगों से बापू के राह पर चलने की अपील की। जाहिर है राहुल सबको साथ लेकर चलने की सियासत कर रहे हैं। वे एक ऐसा विकास का रास्ता तैयार कर रहे हैं जिसमें सब एक साथ आगे बढ़ें और जिसकी शायद हिंदुस्तान जैसे विविधताओं वाले देश को सख्त जरूरत है।